नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले नक्सलियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बीजेपी एमएलए भीमा मांडवी के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें कहा जा रहा है उनकी मौत हो गई है। वहीं इस हमले में 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने इस हमले को आईईडी से अंजाम दिया। हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। इस हमले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सीएम ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजी से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो बेहद भयावह सड़क आप देख रहे हैं। यह हमला कितना जबरदस्त था, कितना बड़ा विस्फोट, सड़क अंदर तक धंस गई है। जो गाड़ी थी उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। दंतेवाड़ा की यह तस्वीर आपके सामने है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भयानक नक्सली हमला। बीजेपी के काफिलों को नक्सलियों ने बनाया निशाना। नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत। नक्सली धमाके में 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दंतेवाड़ा में बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ है। ये तस्वीरें देखिए। ये बीजेपी के काफिले में शामिल बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईईडी धमाका कितना भयानक रहा होगा। इस धमाके में बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी और छत्तीसगढ़ पुलिस के 5 जवान भी शहीद हो गए। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी नेता भी चुनावी प्रचार के लिए ही निकले थे और घात लगाए बैठे नक्सलियों ने बीजेपी के काफिलों को निशाना बना लिया। धर्मेंद्र महापात्रा, दंतेवाड़ा, आज तक। आपको यह भी बताते चले कि 2018 में यानी कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग की 12 सीटों में से भाजपा ने केवल दंतेवाड़ा सीट पर ही जीत हासिल की थी। यहां से भीमा मंडावी ने कांग्रेस की देवती कर्मा को हराया था और वही भीमा मंडावी जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत की खबर सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ने और किस तरह की जानकारी दी है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने। सुनिए। सीआरपीएफ डीजी आरआर भटनागर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी एमएलए के कानवाय पर हमला हुआ है, उसको लेकर के शुरुआती जानकारी क्या आ रही है? अभी हमारे अधिकारी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और जानकारी प्राप्त होने पर आपको अपडेट कराएंगे। क्या इस तरीके का थ्रेट था? क्योंकि नक्सलियों का ये जो महीना होता है टीसीओसी का होता है और इस दौरान इस तरीके से वो लोग हमला करते हैं। इसके अलावा चुनाव का समय चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके से नक्सली तैयारी करके हमला करने की कोशिश में जुटे हुए? देखिए, जो वहाँ पर थ्रेट्स हैं उसमें आईडी का भी थ्रेट रहता है और जो राज्य पुलिस है और अन्य पुलिस फोर्सेस वहाँ डिप्लॉयड हैं, वो थ्रेट इनपुट्स को देखते हुए चुनाव की तैयारियां करा रही हैं। आप लोगों का अलग से डिप्लॉयमेंट उस एरिया में जा रहा है जहां पर ये हमला हुआ है? अभी हमारे अधिकारी और हमारा फोर्स वहां पहुंच रहा है और वहां पर जो फोर्स बाहर से इंडक्ट होना था छत्तीसगढ़ में पहले फेज ऑफ इलेक्शन के लिए, वो ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है। डीजी आरआर भटनागर को आप सुन रहे थे। मौके पर अब जवान लगातार पहुंच रहे हैं। दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये भी बताते चले 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे और उसके बाद आज इस तरह की तस्वीर सामने आई है जो आपको विचलित कर सकती है। सभी को लोकेशन दिया, एक करके सबको निकाल रहे हैं। लगभग कितने जवान थे उसमें? 5 लोग। सर, फॉलो में लगभग कितने लोग थे उस समय? 5 फॉलो में थे तो 5 लोग इनकी गाड़ी में थे। 10 लोग थे। गेट सिक्योरिटी है उसमें 10 लोग थे। सर, नक्सली द्वारा लगातार बहिष्कार किया जा रहा है और लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उसके बावजूद इस प्रकार के इलाकों में उनका जब वो यहाँ पर आए थे तो उनको 50 DRG का बल दिया गया था और आरोपी लगाई गई थी। लेकिन आज क्योंकि 3 बजे तक कैंपेन था, कल से पुलिंग पार्टी भी जानी है, DRG को उसकी सिक्योरिटी में लगाना है, तो सभी लोगों को फोन करके मना किया। छविंद्र कर्मा, दीपक कर्मा जी का भी था
कुआकोंडा में उनको भी सुरक्षा दी गई। माननीय पूर्व विधायक का परसपाल एरिया में था, उनको भी दिया गया। भाजपा का कार्यक्रम बारपुर में था, वहाँ भी सिक्योरिटी दी गई। जिन्होंने भी हमसे सिक्योरिटी मांगी सबको सिक्योरिटी दी गई। लेकिन हमने कहा था 3 बजे के बाद, क्योंकि कैंपेन बंद हो रहा है, डोर टू डोर कैंपेन केवल दंतेवाड़ा गिदम शहर में इलाकों में करें, अंदरूनी इलाके में ना करें। लेकिन क्योंकि इलाका उनका देखा हुआ था तो उन्होंने हल्के में लिया। मेला था, मेले में रुके भी, तो वो भी एक है कि उनकी लोकेशन आउट हो गया। और क्योंकि आईडी ब्लास्ट में कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो गाड़ी रोड बहुत छोटा है, मुड़ने का जगह नहीं है, बीचों बीच सड़क आईडी लगाया हुआ था। तो आईडी की क्षमता कितने है? क्योंकि बीपी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए तो 50 किलो से ज़्यादा का ही आईडी होने की संभावना है। और ये देखिए परिवार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से रोते और बिलखते ये लोग। बीजेपी विधायक की मौत की खबर है। परिवार वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। परिवार के लोग, और फिलहाल आपको बताते चले चूंकि लोकसभा चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं, जिसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार में वहां के स्थानीय नेता लगे हुए हैं। इसी प्रचार के लिए जा रहे थे बीजेपी के विधायक, जिसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ। और ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया है। आप देखिए गाड़ी जा रही थी और अचानक से ही ब्लास्ट होता है, जिसके बाद देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार और सड़क कई फीट नीचे तक धंस जाती है। उसके बाद वहां पर चीथड़े उड़ जाते हैं जितने लोग गाड़ियों में सवार थे। 5 जवानों की शहादत हुई है और भाजपा विधायक की मौत की खबर सामने आई है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते, वो तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं और ये एनिमेशन के जरिए हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ है, जिसको अंजाम दिया गया है, उसको लेकर उन्होंने निंदा की है। ये कहा है कि जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले दंतेवाड़ा में आईडी में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप देखेंगे लगातार तस्वीरें आप देखेंगे लगातार इन इलाकों में सवाल। दरअसल जो तस्वीर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके पीछे जो आवाज आ रही है पुलिस वालों की ओर से, इस बारे में जानकारी दी जा रही है और वहां पर जवाब भी दिया जा रहा था। नक्सली जो छिपे हुए थे, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलजीत, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि भीमा मंडावी के काफिले पर यह हमला जिसमें जान चली गई, उनकी 5 जवानों की भी शहादत है, और किस तरह की जानकारी आपको मिल रही है? जैसे आपने इस घटना के बारे में बताया, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बचेली से नकुलनार जा रहे थे बीजेपी के विधायक और एक शॉर्टकट लिया गया था क्योंकि उन्हें जल्दी थी। आरोपी एक तरह से लगती है, हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक शॉर्टकट लिया था जिसकी वजह से कट शॉर्ट ही हो गई उनकी लाइफ। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत जवानों को पता होता है कि जहां पे आरोपी होता है वहीं से गाड़ी ले जानी चाहिए, तो इतनी क्या जल्दी थी, इस पे भी एक सवालिया निशान उठेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिमोट कंट्रोल आईडी का इस्तेमाल किया गया है, यानी 5वीं गाड़ी थी ये कॉन्वॉय में, सबसे आखिरी में थी और खास तौर पे नक्सलियों को पता था ये आखिरी गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और जब 5वीं गाड़ी वहां से निकली है तभी ये धमाका हुआ है। एसयूवी के चिथड़े उड़ गए, हमें ये बताया गया है। और इतना बड़ा जो एक्सप्लोजन हुआ है जिसमें 4 जवान मारे गए और बीजेपी के एमएलए की भी इसमें मृत्यु हो गई। और खास तौर पे बात बताएं आपको तो उसी के बाद तुरंत खूब सारी फायरिंग भी हुई, सीआरपीएफ के जवानों को वहां पे रश कराया गया, भेजा गया, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। आपको ये भी बता दें कि अंतिम जो पहला चरण है चुनाव का वो अप्रैल 11 को है और ये भी बोलते हैं कि बस्तर का जो चुनाव है सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण है और इसी वजह से जो टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन है जो कि माओइस्ट अक्सर चलाते हैं और हमने पिछले कुछ सालों में भी देखा है, मार्च और अप्रैल के महीने में ही सबसे बड़े नक्सली हमले हुए हैं। चाहे हम भेजी का इनकाउंटर देखें, चाहे हम सुकमा का इनकाउंटर देखें, जहाँ पे 25 और 11 जवान पिछले 2-3 सालों में मारे गए हैं सीआरपीएफ के ही।
और 2013 की बात करें तो दरबा घाटी में जो कांग्रेस के नेताओं में पर हमला हुआ उसमें 27 कांग्रेसी मारे गए थे, जिसके वजह से ये पूरा एक कंसंट्रेशन फोर्सेस का हुआ था। इस बार भी इंफॉर्मेशन हमें सूत्र बताते हैं कि टीसीओसी का महीना चल रहा है और नक्सली सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सुरक्षा बलों के अलावा राजनेताओं को नेताओं को अपना निशाना बना सकते हैं, खासतौर पे बीजेपी के नेताओं को। सवाल यह है कि जब पहले से इस तरह की जानकारी थी तो फिर चूक कैसे हो गई? वैसे हमें यह भी याद रखना चाहिए, आपको बता दें अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव जो संपन्न हुए हैं छत्तीसगढ़ में, हमने देखा था किस तरह से दूरदर्शन के पत्रकार पर हमला किया था, 2 जवानों की भी शहादत की खबर सामने आई थी। तो लगातार ये वो इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित है और यहां पर छोटी सी भी चूक किस तरह से जान ले लेती है, तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन्फॉर्मर कौन था? किसे इस बारे में जानकारी थी कि 5 गाड़ियों का यह काफिला उधर से निकल रहा है और सबसे आखिरी गाड़ी में मौजूद थे? क्योंकि जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, दरअसल बीजेपी विधायक निशाने पर थे, जैसा कि हमारी संवाददाता भी जानकारी दे रही है। 5 गाड़ियां एक साथ गुजर रही थी, लेकिन सबसे आखिरी गाड़ी को ही निशाना बनाया जाता है। आईडी ब्लास्ट पूरी तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। अगर आप सड़क को देखेंगे तो सड़क नीचे तक धंस चुकी है, यानी कि पहले से पूरी तरह से प्लान किया गया था, टारगेट सेट था। और जैसे ही ये गाड़ी एक एक करके आगे बढ़ती है, 5वीं गाड़ी का जैसे ही नंबर आता है उसके बाद आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है। एनिमेशन के जरिए एक बार फिर से दरअसल इस पूरे मामले को समझिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। आराम से 5 गाड़ियां जा रही होती हैं, एक एक करके गाड़ियां गुजर रही होती है, तभी आखिरी गाड़ी जो 5वीं गाड़ी होती है, देखिए इसके आगे 4 गाड़ियां रहती हैं, ये जो 5वीं गाड़ी थी इसको नक्सली निशाना बनाते हैं। दरअसल इस गाड़ी के अंदर बीजेपी के विधायक की मौजूदगी थी। और आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है, 2018 में यानी कि अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव जो संपन्न हुए थे, बस्तर संभाग की 12 सीटों में से भाजपा केवल दंतेवाड़ा की सीट जीत पाई थी और भीमा मंडावी ने यहां पर बीजेपी को जीत दिलाई थी। उसी भीमा मंडावी की जान ले ली है नक्सलियों ने। कांग्रेस की वहां पर सरकार है, पूरी मामले की जांच के आदेश की बात सामने आ रही है। जैसे और जानकारी मिलेगी सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों पर हम नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी आतंकी हमला हुआ है। यहां एक बुर्का पहने आतंकी ने किश्तवाड़ जिला अस्पताल में आरएसएस नेता को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में आरएसएस नेता और उनके गार्ड की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के जिला अस्पताल में भयानक अफरा तफरी का माहौल है। शोर शराबे के बीच एक शव पड़ा है। तस्वीरें दोपहर 12 बजे के आसपास है। इसी वक्त किश्तवाड़ के जिला अस्पताल के ओपीडी में बुर्खा पहने एक आतंकवादी ने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। बुर्खा पहने आतंकवादी के निशाने पर थे आरएसएस के नेता और किश्तवाड़ जिला अस्पताल में मेडिकल असिस्टेंट चंद्रकांत शर्मा और उनके निजी गार्ड पर बुर्खा पहने आतंकवादी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में चंद्रकांत शर्मा के निजी गार्ड ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आतंकवादी ने चंद्रकांत शर्मा के गार्ड का हथियार छीना और भाग गया। यहाँ पे कुछ मड़वा दक्षिण के इलाके में कुछ इलाके में हाइड आउट्स हैं, तो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारी पार्टी गई थी। उसमें से हमें वेपन, कुछ राउंड, ग्रेनेड, पाउच जो नॉर्मली मिलिटेंट जो होते हैं वो कैरी करते हैं, वो सामान वहां पर मिला, उसको आज हमने रिकवर किया। इसके बाद हंगामा मच गया। तुरंत ही चंद्रकांत शर्मा को एयरलिफ्ट करके जम्मू मेडिकल कॉलेज लाया गया, मगर चंद्रकांत शर्मा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आतंकवादियों ने आज जो घटना की, जो गोलीबारी की किश्तवाड़ के अस्पताल में, उसमें अब पीएसओ जो है उनका चंद्रकांत शर्मा का, उसकी मौत तो वहीं किश्तवाड़ में ही मौके पर हो गई थी और अब थोड़ी देर पहले यहाँ जम्मू के मेडिकल कॉलेज में उनको अच्छे उपचार के लिए लाया गया था चंद्रकांत शर्मा को, लेकिन यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे ही खबर लगी कि आतंकवादी हमले में आरएसएस से जुड़े नेता की मौत हुई है, अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग नारेबाजी करने लगे। चंद्रकांत जी के ऊपर हमला जो हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं और पूरा आक्रोश जो है, जनता का जो आक्रोश है, हम उसके साथ शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी भी। चंद्रकांत जी एक बड़े नेता थे। ये इस सोच के साथ लगता है किया गया है कि इलेक्शन के टाइम के ऊपर आप हमला करो और जो समुदाय है, एक विशेष समुदाय है, उसको आप इलेक्शन से दूर रख पाओ ताकि वो वोट नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 2 सीटों पर चुनाव होने और चुनाव से पहले ऐसा आतंकवादी हमला बताता है कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा बलों को ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। सुनील जी भट्ट, किश्तवाड़, आज तक।
इस वारदात के सामने आने के बाद कुछ इलाकों में वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए करिश्मा करने के इरादे से चुनावी समर में उतरी प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रही हैं। प्रियंका आज बिजनौर और सहारनपुर में थी, लेकिन बिजनौर में उनके रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच प्रियंका गांधी ने ऐसी गांधीगिरी दिखाई जिसे देखने के बाद वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो हैरान रह गए। प्रियंका गांधी का हंगामा खेज रोड शो है। प्रियंका गांधी का काफिला आ रहा है। यहाँ एक तरफ नारे लग रहे थे चौकीदार ही चोर है, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। अब पुलिस के लिए दरअसल दिक्कत हो गई है कि कहीं पर व्यवस्था ना खराब हो। बिजनौर में प्रियंका अपने उम्मीदवार नसीमुद्दीन सिद्दीकी का प्रचार करने पहुंची थी, लेकिन यहाँ पाला पड़ गया बीजेपी कार्यकर्ताओं से। एक तरफ प्रियंका थी, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, इधर प्रियंका मुस्कुरा रही थी। मोदी मोदी का शोर बढ़ने लगा तो प्रियंका गांधी ने फूलों की माला उन्हीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर उछाल दी। प्रियंका ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर फूलों की माला 2 बार उछाली। देखिए यहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, देखिए पुलिस के सामने दिक्कत हो गई है। पुलिस जो है कार्यकर्ताओं को हटा रही है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता, और अब बिजनौर में दरअसल ऐसी स्थिति हो गई। प्रियंका गांधी की गांधीगिरी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को शांत नहीं करा पाई। चंद मिनटों में ही प्रियंका के रोड शो में जबरदस्त हंगामा हो गया। उधर से मोदी मोदी के नारे की गूंज तो इधर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौकीदार चोर है का नारा बुलंद किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने पश्चिमी यूपी में ताकत झोंकी है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना में प्रियंका ने मोर्चा संभाला और जबरदस्त प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने बिजनौर के बाद सहारनपुर में भी रोड शो किया। हर एक घरों से लोग निकल के सिर्फ प्रियंका गांधी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पे उतर चुके हैं। सभी पार्टीज, सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के लिए, और सभी पार्टीज सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं यूपी में, खास करके वेस्टर्न यूपी में, जो कि 11 अप्रैल को फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में जाने वाला है। लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माने तो प्रियंका का प्रचार उत्तर प्रदेश में कोई कमाल नहीं करेगा। वोट कहीं शिफ्ट नहीं होने वाला है, वोट किसी की बपौती नहीं है। जो काम करेगा वोट उसके साथ होगा। मोदी जी ने 5 वर्ष में काम किया है, वोट मोदी जी के साथ में है। कड़े मुकाबले में ही भारतीय जनता पार्टी 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आप निश्चिंत करिए, नोट करके रखिए, भारतीय जनता पार्टी 74+ अवश्य पाएगी। उत्तर प्रदेश में कमजोर कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी प्रियंका के कंधों पर है, इसलिए प्रियंका बोट से लेकर रोड तक धुआंधार प्रचार कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस में प्रियंका जान फूंक पाती हैं या नहीं। सहारनपुर से तनुश्री के साथ आशुतोष मिश्रा, बिजनौर, आज तक। वैसे उत्तर प्रदेश का चुनावी समर अब हिंदू बनाम मुसलमान की राह पर चल पड़ा है। पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने खुले मंच से मुस्लिमों से वोट मांगे। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो अली के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो हम बजरंग बली के नाम पर वोट क्यों न मांगे। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। चुनावी राजनीति से अब तक अली और बजरंग बली दोनों की दूरियां थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हें भी समेट लाए। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की चुनावी सभा में कहा कि विपक्ष अगर अली के नाम पर वोट मांग रहा है तो हम बजरंग बली के नाम पर वोट क्यों ना मांगे। आपने परसों सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पढ़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। इस बयान से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक से कहा था कि एसपी और बीएसपी तो मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं,
मगर हिंदुओं के पास कोई विकल्प ही कहां है। सुश्री मायावती जी ने भी और श्री अखिलेश यादव जी ने भी सीधे सीधे मुस्लिम कार्ड खेला है। वे इस बात को जान चुके हैं कि ध्रुवीकरण अगर मुसलमानों का होगा तो हिंदुओं का भी होगा। कांग्रेस भी यही कह रही है कि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, उन्हें शेष लोगों से मतलब नहीं, तो शेष लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ का चुनावी अभियान हिंदुत्व की ओर मुड़ चुका है। वैसे भी वो हिंदुत्व की सियासत करने वाले नेता के तौर पर ही जाने जाते हैं। याद होगा आपको, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी समर के दौरान उन्होंने हनुमान की जाति बताकर सियासत में अलग ही संग्राम मचा दिया था। लेकिन अली और बजरंगबली वाला बयान दरअसल मायावती के बयान का काउंटर है, जिसमें मायावती ने खुले मंच से मुस्लिमों को अपने हक में वोट करने की अपील की थी। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को है और आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन था। आखिरी दिन ही सही, मगर अली और बजरंगबली की चर्चा छेड़कर योगी आदित्यनाथ ने सियासी राह को हिंदू बनाम मुसलमान की ओर मोड़ दिया है। ये अलग बात है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस सियासत को दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। हिंदू मुस्लिम के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम लोगों की पॉलिटिक्स जहाँ है वो कास्ट, क्रीड और रिलीजन बेसिस पर नहीं होती है, इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होती है। हम उसी पर करते हैं। हिंदुत्व जो है नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमको केवल हिंदू दें, मुस्लिम वोट न दें। हम ये हेल्दी डेमोक्रेसी में ऐसी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी चुनावी समर शेष है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। अपनी हर चुनावी सभा से कांग्रेस पर तूफानी वार कर रहे हैं। लातूर की जमीन से नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार की कांग्रेस का शिष्टाचार बन चुका है, तो राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस की चुनौती दे डाली। नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। सियासी हवा बनाने के लिए एक दूसरे पर प्रचंड प्रहार जारी है। वोट युद्ध में हर वो दांव आजमाया जा रहा है जिससे विरोधियों को चुनावी रण में चारों खाने चित किया जा सके। महाराष्ट्र के लातूर में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच संभाला तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधे कांग्रेस को लपेटा। कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के, कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटें निकली है। नोटें देखा कि नहीं देखा? टीवी पे देखा कि नहीं देखा? नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? लेकिन नोटें कहां से निकलती है? नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं? असली चोर कौन है? असली प्रधानमंत्री मोदी इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचार ही कांग्रेस का शिष्टाचार है। अरे कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को घेरते रहे हैं। राहुल अपनी रैलियों में चौकीदार चोर है का नारा लगवाते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स के छापों से मिले नोटों की गड्डियों का हवाला देते हुए मोदी ने भीड़ से पूछ लिया, चौकीदार का डर किसे? असली चोर कौन है? असली चोर कौन है? असली चोर कौन है? चौकीदार का भय किसको है? चौकीदार का भय किसको है? चौकीदार से कौन कांप रहा है? क्या किसान के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? ना? नहीं। युवा के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है?
क्या मजदूर के घर के सामने चौकीदार दिखाई देता है? मगर अनिल भाई के घर के सामने कितने चौकीदार दिखाई देते हैं? चौकीदारों की अनिल अंबानी के घर के सामने चौकीदारों की लाइन लगी हुई है। भाई और बहनों, चौकीदार गरीबों का नहीं होता है। कांग्रेस की खोई सियासी जमीन हासिल करने में तूफानी रफ्तार से जुटे राहुल ने फिर राफेल के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। राहुल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर मुझसे बहस करने में घबराए हैं। मैं आपकी मुश्किल हल कर देता हूँ। जाइए किताब खोलिए ताकि आप तैयारी कर सकें। राफेल प्लस अनिल अंबानी, नीरव मोदी, अमित शाह प्लस नोटबंदी। मतलब राहुल एक बार फिर पीएम मोदी को भ्रष्टाचार पर बहस के लिए खुली चुनौती दे रहे हैं। राहुल अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में ताकतवर दुश्मन से लड़ने का एक तरीका अटैक इज बेस्ट डिफेंस भी होता है। ऐसे में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। तो मोदी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के मुद्दे को आगे कर प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस और महागठबंधन दोनों को ही देश की सेहत के लिए हानिकारक साबित करने में लगे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। वार पलटवार का दौर जारी है। परसों पहले चरण का होना है मतदान। उधर टिकट कटने की वजह से बाराबंकी की सांसद प्रियंका रावत के समर्थन में हजारों की तादाद में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। हाथों में तख्तियां लेकर लोग नारे लगा रहे हैं, प्रियंका नहीं तो वोट नहीं। इस विरोध प्रदर्शन में कई महिलाएं गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची हुई हैं। प्रियंका समर्थकों ने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने बाराबंकी से मौजूदा सांसद प्रियंका रावत का टिकट काटकर उपेंद्र रावत को थमा दिया। ऐसे मौजूदा सांसद प्रियंका रावत के समर्थक भड़के हुए हैं। कमल खिलाने का जो काम करने वाली हमारी महिला 73 लाख सांसद प्रियंका रावत जी है। नेता कैसा हो, गरीब नेता कैसा हो, जब नेता काम नहीं करता है तो जनता बोलती है, और जब नेता काम करता है तो जनता अपने आप में बोल पड़ती है। शायद 1% लोगों को सुकून नहीं मिला है, इसीलिए पूरे जिले को बर्बाद करने पे लग गए हैं। अब क्षेत्र की जनता ही भाई उनको क्या बोलती क्या नहीं बोलती है वो तो आप सब लोग देख रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ, जिले का माहौल इस समय ठीक नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या निर्दलीय जाएंगे मैदान में। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए आज तक। आगे खेल की खबरें विक्रांत के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।